ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमने क्या किया था, कोई अपडेट करेगा यश का? For the values of x for which mod x plus 3 is greater than mod 2x minus. ओके, चलिए जी, I'll give you one more question, one more. तो हम बहुत सारी चीजें कर चुके हैं अभी तक। हम क्या सीखे हैं मॉडल में, मैं आपको ये बता देता हूँ। जनरली तो हम प्रॉपर्टीज ही यूज कर सकते हैं। पहली चीज तो, अगर एक मॉड का एक्सप्रेशन इधर है और एक कांस्टेंट है, एक साइड मॉड का एक्सप्रेशन, एक साइड कांस्टेंट है, तो हम सीधा सीधा प्रॉपर्टीज उठा के यूज कर देंगे। नाउ सेकंड थिंग इज कि अगर दोनों साइड मॉड है तो उसको हम स्क्वायरिंग करके सॉल्व कर सकते हैं। ज्यादातर सारे मॉड के क्वेश्चंस को स्क्वायरिंग करके तो सॉल्व करा ही जा सकता है, एक बात। दूसरी बात कि जब हमारे पास ऐसी क्वेश्चंस आएंगी जैसे मैं क्वेश्चन अभी देने वाला हूँ, यानी कि अभी तक हम देख रहे हैं कि एक साइड पे पूरा मॉड है, दूसरी साइड पे या तो कोई कांस्टेंट है या फिर दूसरी साइड पे कोई दूसरा मॉड इन्वॉल्व है। तो अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है तो या तो आप यूजिंग प्रॉपर्टीज हमेशा कर सकते हैं, और आइदर यू कैन यूज दिस स्क्वायरिंग मेथड। आप दोनों साइड स्क्वायरिंग करिए तब सॉल्व हो जाएगा। बट क्वेश्चन सिर्फ इतना ही नहीं होगा कि हमेशा हमें ऐसा नहीं होगा कि पूरे फंक्शन पे ही मॉड दिया जाए। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, तो सॉल्यूशन सेट हो mod of x plus 3 plus x divided by x plus 2 is greater than 1 is solution set of this. Now see, पहला डिफरेंस, आप क्वेश्चन नोट करते रहिए और मेरी बात सुनिए। पहला डिफरेंस कि पूरे फंक्शन पे मॉड नहीं, वी आर गिवन जस्ट मॉड ऑफ दिस x plus 3, और उसके बाद फिर से हमारे पास कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। एक साइड पे कांस्टेंट है बट एक साइड पे पूरा मॉड नहीं है, राइट? ये एक नई तरीके की प्रॉब्लम है। यानी कि अगर मॉड्यूलस को सिर्फ पार्ट पे, छोटे से पार्ट पे यूज करा जा रहा है, सिर्फ एक एक्सप्रेशन पे यूज करा जा रहा है, ओवरऑल एक्सप्रेशन पे यूज नहीं करा जा रहा है। नाउ इन दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, आपको करना ही पड़ेगा फंक्शन को डिफाइन। फंक्शन को डिफाइन करने से मेरा ये मतलब है कि आपको जो मॉड का एक्सप्रेशन दिया हुआ है आप उसको डिफाइन करिए, और अब आप दो अलग अलग इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे टू गेट योर फाइनल आंसर। करेंगे कैसे, ये चेक कर लेते हैं। तो द सॉल्यूशन विल बी, सबसे पहली चीज तो उधर से 1 को हटा दे रहा हूं और इधर लेके आ, इसको मैं थोड़ा सॉल्व कर सकता हूँ, सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। पर मैं स्टार्ट किया तो ये बना मॉड ऑफ x प्लस 3 प्लस एक्स, इसकी मल्टीप्लाई होगी उधर जाके तो ये बनेगा माइनस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 और x प्लस 2 का एलसीएम आया x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। सॉल्व करा हो, x से x कैंसिल हो गया, मॉड ऑफ x प्लस 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए, अच्छा, एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना कैसे आगे तो अभी हम देखते हैं। एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन, व्हाई डिडंट वी टेक दिस x plus 2 फ्रॉम डिनोमिनेटर टू द राइट हैंड साइड? हम x plus 2 को राइट हैंड साइड पे क्रॉस मल्टीप्लाई भी तो कर सकते थे, बट हमने ऐसा नहीं करा, उससे तो क्वेश्चन हमारा बहुत इजी हो जाता। क्या मुझे कोई भी इसका रीजन बता सकता है कि हम x plus 2 को उधर क्यों नहीं लेके गए राइट हैंड साइड? क्योंकि सर यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन नहीं लगा है, इनइक्वालिटी का साइन लगा है।
तो फर्क क्या पड़ता अगर मैं x+2 को उधर लेके चला जाता हूँ? सही बात, यहाँ पे =2 का साइन लगा है, इनइक्वालिटी का साइन लगा है, बट अगर मैं x+2 को उधर लेके जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ सकता है? Like what is wrong in it? नोहा, क्यों नहीं किया हमने ऐसा, बता मेरे को। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब हम इनइक्वालिटी में किसी भी चीज को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं दूसरी साइड लेके जाते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए ना वो चीज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, राइट? यानी कि अगर मैं नीचे सपोज 4 दिया होता और मैं उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता तो डायरेक्टली ऐसे ही कर देता, बट नीचे अगर सपोज -2 दिया होता, इस x+2 की जगह बता रहा हूँ, इस x+2 की जगह अगर 4 दिया होता तो मैं डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता, कोई फर्क नहीं पड़ता इक्वालिटी में। बट अगर नीचे -4 दिया होता तो मैं राइट हैंड साइड पे जब उसे लेके जाता मल्टीप्लीकेशन में, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ता, राइट? ये नीचे अभी मेरे को x+2 दिया हुआ है, डू आई नो x+2 पॉजिटिव है या नेगेटिव? इनफैक्ट दोनों ही हो सकता है, x+2 पॉजिटिव भी हो सकता है, ये तो डिपेंड करता है x की वैल्यू, राइट? अगर x की वैल्यू -2 से बड़ी होगी कुछ भी तो पॉजिटिव होगा, x की वैल्यू -2 से छोटी होगी कुछ भी तो नेगेटिव होगा, राइट? तो आप कभी भी वेरिएबल्स को इधर से उधर उठा के नहीं लेके जाएंगे, एंड वी हैव अ सिंपल रीजन फॉर दैट कि हम नहीं जानते ये वेरिएबल x+2 क्या वैल्यू ले रहा है, मतलब ये सारी वैल्यूज ले सकते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। आप इसको डायरेक्टली उधर लेके जाएंगे तो आपको इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना है या नहीं करना है, ये कंफ्यूजन आएगा। तो कभी भी आपको ऐसे नहीं कि आपने क्वेश्चन देखा और डिनोमिनेटर में कोई भी x का एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो आप उसको राइट हैंड साइड पे लेके चले गए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना भी चाहते हैं तो उसके तरीके हैं कि हमें पहले इसको डिफाइन करना पड़ेगा दैट x+2 इज पॉजिटिव, तब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि x की वैल्यू -2 से बड़ी होगी तो मैं इसको डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, उसका सोल्यूशन निकालूंगा फिर जो भी आएगा। वैसे ही x की वैल्यू जब -2 से छोटी होगी तो मैं इनइक्वालिटी का साइन चेंज करूंगा इसको उधर लेके जाते हुए और तब सॉल्व करूंगा। तो एक मेथड वो भी था सॉल्व करने का, बट वो अच्छा मेथड कंसिडर नहीं करा जाता, तो आपको कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना ही नहीं है। मेरा सजेशन तो ये है कि आप कभी भी वेरिएबल को देखेंगे डिनोमिनेटर में, यू विल नेवर क्रॉस मल्टीप्लाई दैट। अब हमारा क्वेश्चन इसके बाद शुरू होता है, mod of x+3 - 2 upon x+2 greater than 0 दिया हुआ है, so this is somewhat kind of a wavy curve method, बस हमें mod of x+3 को डिफाइन करना है। तो we will take two situations now, we will define mod of x+3। now हमें आता है किसी भी मॉड को डिफाइन करना, mod of x+3 का आंसर या तो एज इट इज बाहर आ जाएगा ये एक्सप्रेशन, या माइनस साइन के साथ बाहर आएगा ये एक्सप्रेशन, डिपेंडिंग ऑन x+3 इज पॉजिटिव। तो अगर x+3 पॉजिटिव तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -3, और अगर नेगेटिव लग के बाहर आएगा तो ये होगा x लेस देन -3। हमने डिफाइन किया mod of x+3 को। हेलो हमजा। हेलो सर, थोड़ा लेट हो गया, सॉरी। कर रहे हैं, कोई बात नहीं। हमने फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया है, बस ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। हमने अभी तक जो क्वेश्चंस किए हैं वो जनरली ऐसे थे, मैं फिर से बता देता हूँ कि उन क्वेश्चंस को करने के लिए या तो हमें एक साइड मॉड दिया हुआ था, एक साइड कांस्टेंट दिया हुआ था, तो वी कैन यूज आवर प्रॉपर्टीज, या फिर दूसरा तरीका था कि हम स्क्वायरिंग कर सकते हैं। और हमने देखा भी था एक क्वेश्चन कि अगर दोनों साइड मॉड है तो हमें स्क्वायरिंग ही करना पड़ेगा। तो स्क्वायरिंग इज अ मेथड जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं अपने मॉड्यूलस को। बट इस बार हमने क्वेश्चन देखा है और क्वेश्चन, mod of x+3 + x divided by x+2 is greater than 1, इसका अपन को सॉल्यूशन सेट निकालना है। यहाँ पे पार्शियल एक्सप्रेशन पे mod यूज हुआ है, mod is not used over the whole expression। यहाँ पे छोटे से हिस्से पे एक x+3 पे सिर्फ mod यूज हुआ और नॉर्मल क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको ना तो मैं स्क्वायरिंग से कर सकता हूँ,
स्क्वायरिंग करूंगा तो कितना बड़ा बन जाएगा, तो मतलब बहुत बड़ी चीज हो जाएगी स्क्वायरिंग करने के। और इनफैक्ट स्क्वायरिंग करने के बाद भी मॉड रिमूव नहीं होगा कंप्लीट, तो ना ही तो मैं इसको स्क्वायरिंग कर सकता हूँ। स्क्वायरिंग करने के बाद या तो अगर स्क्वायरिंग कर सकता हूँ तो पहले बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी मेरे को यहाँ पे, उसके बाद मैं स्क्वायरिंग कर पाऊंगा। और ना ही मैं डायरेक्टली कोई प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ, क्योंकि कोई प्रॉपर्टी नहीं बताती मेरे को इस तरीके का एक्सप्रेशन कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले तो एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया, राइट हैंड साइड से लेके 1 लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आए। अब तू एक्सप्रेशन देख ले और देख हमने अभी तक क्या क्या किया, चेक कर ले, लिखना नहीं है, बस चेक कर लो। और तो नॉर्मल हमने सिंप्लीफाई किया एक्सप्रेशन को। अब इसके बाद अपन ने क्वेश्चन करना शुरू करा जब हम यहां तक पहुंच गए, ये एक्सप्रेशन बन गया। ये नॉर्मल सिंप्लीफाई करते हुए 1 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आया, एलसीएम लिया 1 और x+2 का, वो आया x+2, फिर मल्टीप्लाई करा, फिर जितना सिंप्लीफाई कर सकता था कर दिया। अभी भी मॉड मेरा इंटैक्ट है, मॉड मेरे पास है अंदर ये एक्सप्रेशन के, दिस इज मॉड ऑफ x+3। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, वी विल हैव टू कंसीडर 2 पॉसिबिलिटीज। पहली पॉसिबिलिटी कि मॉड ऑफ, मतलब 2 पॉसिबिलिटीज बनी कहां से, वी आर डिफाइनिंग दिस एक्सप्रेशन मॉड ऑफ x+3। अब डिफाइनिंग का मतलब था कि इसकी क्या क्या वैल्यूज हो सकती है, यानी कि मॉड को हाउ डू आई रिमूव मॉड। मैंने रिमूव करा मॉड, तो मैंने वो कंडीशन लगा दी कि या तो एज इट इज एक्सप्रेशन बाहर आएगा, मॉड ऑफ x+3 का आंसर आएगा मॉड ऑफ या तो मॉड ऑफ x+3 का आंसर आएगा या तो x+3 एज इट इज, या माइनस साइन के साथ, डिपेंडिंग ऑन मॉड ऑफ x+3 पॉजिटिव है, यानी कि x+3 पॉजिटिव है, या x+3 नेगेटिव है। अगर x+3 पॉजिटिव है तो एज इट इज बाहर, यानी कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -3 के लिए ये होगा पॉजिटिव, और x की वैल्यू लेस देन -3 के लिए ये होगा नेगेटिव। तो मैंने इस तरीके से डिफाइन कर दी। यही दोनों वैल्यूज मैं इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए लूंगा। अब चेक करिए मेरे साथ। सो केस 1 इज when x is greater than equal to -3, यानी कि इनिशियल कंडीशन लगा दी है कि आपका ये एक्सप्रेशन वैलिड ही तब है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 होगा। नाउ वी विल कंसीडर दिस इनिशियल कंडीशन, जब हमारा आंसर आ जाएगा उसमें हम चेक करेंगे कि हमें आंसर सिर्फ वही लेने होंगे जो -3 से बड़े आ रहे होंगे। तो अगर मैं x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -3 रखता हूं, तो दिस एक्सप्रेशन विल बी mod of x+3 will be simple x+3 -2 divided by x+2 greater than 0। ये बना x+1 divided by x+2 greater than 0। ये अपन को सॉल्व करना आता है नंबर लाइन से वेवी कर्व। 2 लीनियर फैक्टर्स, ऊपर वाले का -1 आया क्रिटिकल पॉइंट, नीचे वाले का -2 आया क्रिटिकल पॉइंट। -2 इज स्मॉलर देन -1, तो पहले मार्क करूंगा -∞ से +∞ की रियल नंबर लाइन, -2 -1 हमारे 2 क्रिटिकल पॉइंट्स। x का कोफिशिएंट है दोनों जगह पॉजिटिव, बाहर साइन पॉजिटिव, सो वी विल स्टार्ट विद पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। We want this expression to be greater than 0, that is positive। तो मैं ये पोर्शन शेड करूं। So the answer of first case is x belongs to -∞ to -2 union -1 to infinity। But case 1 डिफाइनिंग तब है जब x की वैल्यू -3 से बड़ी है। आप यहाँ पे जब -∞ से -2 वाला इंटरवल कंसीडर कर रहे हैं, तो इसके बीच में कोई -3 आएगा, -2 से जस्ट पहले थोड़ा सा -3 आएगा। x की वैल्यू ही डिफाइंड -3 के बाद है, मतलब ये एक्सप्रेशन वैलिड ही तब है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 होगा। तो
आंसर पहले तो मैं दिखा रहा हूं आपको, इसके हिसाब से आंसर ये आया, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू -2 यूनियन -1 टू इंफिनिटी, बट इनिशियल कंडीशन सजेस्ट्स कि x -3 से बड़ा तो होना ही चाहिए, यानी कि मैं माइनस इंफिनिटी से लेकर -3 तक का जो पोर्शन है उसको लीव कर दूंगा, वो मेरे इनिशियल कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सो द आंसर विल बी observing initial condition. x बिलोंग्स टू हो जाएगा -3 के इक्वल, ऊपर चेक कर सकते हो इनिशियल कंडीशन, -3 टू -2, -2 पे ओपन इंटरवल यूनियन -1 टू इंफिनिटी, ये आया हमारे केस 1 का आंसर। तो एक आंसर तो हमारे पास आ चुका है। अगर आप x की वैल्यूज के बीच में कुछ भी रखेंगे तो फॉर श्योर है कि सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। आप रख के भी देख सकते हैं। यहां तक नोट करिए, कोई भी डाउट है मुझसे पूछिए। So we'll define this mod, और जब mod डिफाइन करेंगे तो पहली कंडीशन थी x ग्रेटर देन इक्वल टू -3, उस केस में mod का आंसर हो जाएगा x + 3। Now we will take case 2 as well। आप केस 2 सॉल्व करो। केस 2 क्या होना चाहिए आपको पता है, mod of x + 3 की वैल्यू क्या होनी चाहिए केस 2 में, आपको पता है, डिफाइन करा हुआ है। But anybody who has any kind of doubt या facing any difficulty, you can ask me। जो भी आपका डाउट है, जो भी आपको चीज समझनी है कि हमने किस तरीके से किया ये क्वेश्चन। अभी जो ये काम कर रहे हैं ना केसेस बना के, इससे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं मॉड के। आप ये समझ लीजिए पहली बात तो कि हर बार अगर हम मॉड को रिमूव ही कर दें, बस ये है कि ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, इसमें हमें केसेस कंसिडर करने पड़ते हैं, ये थोड़ी एक प्रॉब्लम है। और फिर आंसर भी इनिशियल केस के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा, इनिशियल केस जो भी है वो ही हमारा आंसर डिसाइड करेगा। तो इससे क्वेश्चंस तो सारे सोल्व हो जाएंगे, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जिसमें मुझे इसके अलावा आपको कुछ भी बताना पड़े। बट अगर हमारे पास शॉर्टकट मेथड्स हैं जैसे कि प्रॉपर्टीज या स्क्वायरिंग, तो व्हाई नॉट यूज देम। ये तो थोड़ा लेंथी मेथड है, ये तो तब लगाना पड़ेगा जब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा। सो यू हैव 2 मिनट्स, आप स्टार्ट कर सकते हैं। आफ्टर 2 मिनट्स आई विल आस्क यू क्या किया है आपने केस 2।
जी और किसी का सॉल्व? यशिका मेरे को बताएगी केस 2 क्या होगा। Yes, sir. आंसर नहीं बताना, बस तो ये बता दे केस 2 होगा क्या। Yes, sir. Sir, case 2 में होगा 3 minus x minus 2 upon x plus 2, which is greater than 0, equals to 1. एक सेकंड 3 minus x upon x plus 2 ये बोला तुमने? Sir, 3 minus x minus 2 upon x plus 2. अच्छा यशिका एक प्रॉब्लम है, पता है ये गलती ना बहुत लोग करते हैं। तो प्रॉब्लम है इसके यहाँ पे ना, इसको x plus 3 को देखो मैंने यहाँ पे माइनस पूरे के बाहर लगाया है। जनरली ये गलतियां सभी लोग कर रहे होते हैं कि वो सिर्फ x का साइन चेंज करते हैं, तो ना 3 का साइन चेंज क्यों नहीं करते? साइन तो चेंज दोनों का ही होगा ना, इसलिए तेरा आंसर भी गलत आया। Yes, sir. तो अपन अगर इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो अपन इसको सॉल्व कर रहे होंगे ना, तो x plus 3 का मॉड ऑफ x plus 3 का आंसर पूरे के बाहर माइनस लगा हुआ है, देखिए तो माइनस x माइनस 3 होगा, राइट, नॉट जस्ट 3 माइनस x। ये हमेशा याद रखना है, ये Yes, गलतियां sir. पहले भी हुई है। ओके कैन आई रब दिस, कि सभी लोग नोट कर चुके, कोई बच्चा है तो बता दे मेरे को। ओके नोहा ये नोट कर लिए सारा, कैन आई रब दिस? Yes. ओके अच्छा ये और बता नोहा कि केस 2 क्या होगा। केस 2 में हम क्या सॉल्व करने जा रहे हैं बेसिकली? केस 2 में पहले तो मुझे इनिशियल कंडीशन बता मेरी क्या होगा। Sir, x is smaller than minus 3. X is smaller than minus 3. Or when x is smaller than minus 3, what will be the value of mod x plus 3? 1. Why 1? हमें थोड़ा ना पता है x की वैल्यू माइनस 3 से छोटी तो कुछ भी हो सकती है ना। वो जो अभी हमने डिफाइन किया था ना mod of x plus 3, वो वैल्यू होगी mod of x plus 3 माइनस x माइनस 3, यानी कि mod of x plus 3 को ओपन करते हुए मैं इस बार ऐसे लिखूंगा, एक्सप्रेशन था मेरे पास mod of x plus 3 minus 2 divided by x plus 2, यही था ना। इसको मैं सॉल्व कर लूं एक बार, मेरे को एक मतलब गलत हो तो बता दूं, मुझे तो लगता है यही था शायद जो हम सॉल्व कर रहे थे। बस यहाँ पे मॉड लगा हुआ था, उस मॉड को हमने डिफाइन किया। बेसिकली मॉड जब तक लगा होता तब तक तो मैं सॉल्व नहीं कर पाता उसको, तो मैंने पहली बारी में x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3 ली, और उस दौरान जब मैं x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3 लूंगा तो मॉड की वैल्यू बनेगी सिंपल x प्लस 3, जो कि ये पॉजिटिव वैल्यू बनेगी जो भी बनेगी। आप x को कुछ भी रखेंगे हमेशा ये मॉड पॉजिटिव ही आ रहा होगा, तो एज इट इज बाहर निकाल दिए। बट जब आप x को माइनस 3 से छोटा कुछ भी रखेंगे तो आंसर हमेशा नेगेटिव आ रहा होगा, आप माइनस लगा के बाहर निकालें जिससे कि आंसर पॉजिटिव आता है। तो इस पूरे से पहले मैंने लगाया माइनस माइनस ऑफ x प्लस 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, अब ये नॉर्मल वेवी कर्व हो चुका है। दिस इज माइनस x माइनस 3 माइनस x माइनस 3, दोनों का साइन चेंज होगा हमेशा, ये जरूर ध्यान रखना है, ये बहुत गलती है, बहुत कॉमन मिस्टेक है। माइनस x माइनस 3 माइनस 2, ये बन जाएगा माइनस x माइनस 5 अपॉन x प्लस 2। अब ऊपर x का कोफिशिएंट है नेगेटिव, वेवी कर्व लगाने के लिए x का कोफिशिएंट बनाना रहता है पॉजिटिव,
माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लिया, ऊपर बना x प्लस 5, नीचे आया x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। मैंने इस पे वेवी कर्व लगाया, मैंने इस पे वेवी कर्व लगाया, एक क्रिटिकल पॉइंट -5, एक क्रिटिकल पॉइंट -2, स्टार्ट होगा नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। आंसर मुझे चाहिए ग्रेटर देन 0। आई वांट दिस एक्सप्रेशन टू बी ग्रेटर देन 0, यानी कि मेरा आंसर हो जाएगा -5 से -2। सो x बिलोंग्स टू -5 to -2, ऐसा ये कह रहा है मुझे आंसर। बट मैं इनिशियल कंडीशन देखूंगा कि x की वैल्यू तो -3 से छोटी है, ये कह रहा है मुझसे -2 से छोटी होनी चाहिए, तो -3 से -2 का जो ये छोटा सा इंटरवल होगा, ये मेरे को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा इस बार। But observing initial condition, आज नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? Yes, sir. बता दियो मुझे जब भी आएगी ना, कोई चीज छूट जाएगी। बट ऑब्जर्विंग इनिशियल कंडीशन x बिलोंग्स टू -5 से -2 होना चाहिए था आंसर, पर मैं कह रहा हूँ x की वैल्यू -3 से छोटे के लिए डिफाइंड है, तो आप -3 से -2 वाला कंडीशन तो ले ही नहीं, -3 से -2 वाला इंटरवल तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो हमारी इनिशियल कंडीशन को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा। यानी कि इसका आंसर आना चाहिए x बिलोंग्स टू -5 to -3। फर्स्ट और सेकंड कंडीशन को देख लो जरा। फर्स्ट कंडीशन में बता देता हूं क्या था। ये थी फर्स्ट कंडीशन। जहां पे सेकंड कंडीशन खत्म हुई है, जस्ट वहीं से ही फर्स्ट कंडीशन स्टार्ट हुई है, तो आप इन दोनों को ना ज्वाइन भी कर सकते हो, एक साथ भी आंसर दे सकते हो। तो इसने कहा x की वैल्यू -5 से -3 के बराबर नहीं होगी, बट फर्स्ट कंडीशन ने कहा कि -3 के बराबर भी हो सकती है वैल्यू, और -3 से लेके -2 एंड देन -1 से इंफिनिटी। तो अगर आप इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, आप नंबर लाइन पे बना के भी देख सकते हैं ये चीज। दिस इज -5, दिस इज -3, दिस इज -2, दिस इज -1। तो सेकंड वाले केस ने आंसर दिया था यहाँ से लेके यहाँ तक, बट इसके इक्वल नहीं होगा, तो जहां पे इक्वल नहीं होती है वहां पे हम इस तरीके से बना देते हैं ब्लैंक डॉट। फर्स्ट वाले केस ने कहा हाँ जी हो सकता है इसके इक्वल भी -3 के, और -3 से लेके -2 तक कुछ भी हो सकता है, एंड देन -1 से लेके इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं दोनों को कंबाइन करूं तो आई कैन से x बिलोंग्स टू -5 to -2, दोनों के ओपन इंटरवल, यूनियन -1 to इंफिनिटी। आंसर हमारा ये आना चाहिए, x बिलोंग्स टू -5 to -2, यूनियन -1 to इंफिनिटी। अगर आप इसके बीच में कोई भी वैल्यू रखेंगे x की, that will certainly satisfy your given inequality। आपको पता है ये क्वेश्चन ना हर साल कराता हूँ, ये वाला क्वेश्चन इनइक्वालिटी में, मॉडुलस इनइक्वालिटीज में हम हर साल कराते हैं। एंड दिस ईयर दिस क्वेश्चन केम इनटू वन ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम, ISI, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। वो सिर्फ मैथ्स का ही पेपर लेते हैं, उसमें ये मॉडुलस की इनइक्वालिटी पे सेम क्वेश्चन है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जब भी आप, मतलब इसी साल था, तो जुलाई में अभी एंट्रेंस होगा, जब भी आप
करेंगे ना कोई भी मॉडुलस का क्वेश्चन, वो तीन ही तरीके पे बेस्ड है, या तो वो प्रॉपर्टी से सीधा सॉल्व हो रहा होगा, द इजीएस्ट वन। सेकंड, अगर दोनों साइड मॉडुलस आ रहा होगा, दोनों साइड मॉडुलस आ रहा होगा तो स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। एंड थर्ड इज कि अगर हमारे पास ना स्क्वायरिंग चल सकता ना प्रॉपर्टीज चल सकती, तो ये मेथड तो हमेशा वर्क करेगा कि हम मॉड को डिफाइन करें। हाँ, ये थोड़ा सा लेंथी होगा क्वेश्चन इस केस में, बट जब आपको इस तरीके का कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसके मार्क्स भी ज्यादा ही दिए जाते हैं। लाइक अभी आईएसआई ने यूज करा इस क्वेश्चन को, तो उन्होंने ये सब्जेक्टिव पेपर में यूज करा। उनके दो पेपर होते हैं, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव पेपर में 8 मार्क्स का क्वेश्चन दिया है, ये सेम एग्जैक्टली हर साल क्लास में होता है क्वेश्चन लास्ट 3 इयर्स से। तो आपको तीन ही तरीके की प्रॉब्लम पूछ सकते हैं मॉडुलस इनइक्वालिटीज के पास। So this was all about modulus inequalities. अब आपका अगर कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन जरूर देना चाहूंगा अपनी तरफ से, ये आपके लिए होमवर्क है। वैसे मैं कराना चाहता था क्लास में, बट ये आपके लिए होमवर्क है, आपसे करके लाएंगे। बट उससे पहले, बिफोर दैट, इफ यू हैव एनी डाउट पूछो। क्या डाउट्स होने चाहिए तुम्हारे? अगर तुम्हारे डाउट्स नहीं आ रहे ना तो प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं होना चाहिए तुम्हारे कभी डाउट्स ही नहीं। डाउट्स तो होंगे ही ना, हमेशा आएंगे। बहुत ऐसा थोड़ी ना हमें सारी बातें समझ आ जाएंगी, कभी नहीं आ सकती। मतलब मुझे भी नहीं आएंगी किसी की सारी बातें समझ, इफ आई विल स्टडी, या कोई भी एनी पर्सन इन दिस वर्ल्ड। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि भाई हमारे पास आंसर, मतलब सारी चीजें समझ आ जाए। कुछ तो डाउट्स होते ही हैं। एक्सक्यूज मी सर, सर जैसे आपने केस 1 और 2 के आंसर्स निकाले, एक्स की वैल्यू की इतनी लगभग हो सकती, तो आपने जो आंसर निकाला फाइनल आंसर, वो कैसे, मतलब कि किस बेसिस पे निकाला कि -5 और -2 यूनियन -1 और इंफिनिटी आ रहा? ओके, तो देखो हमने केस 1 के हिसाब से आंसर निकाल लिया। केस 1 ने मेरे को आंसर दिया कि देखो x की ये सारी वैल्यूज तो सेटिस्फाई करेंगी ही करेंगी, ठीक है। फिर मेरे को केस 2 ने एक आंसर दिया कि देखो x की ये वैल्यूज तो सेटिस्फाई करेंगी ही करेंगी। मेरे पास केस 2 आ गया, केस 1 आ गया। बट केस 2 और केस 1 इंटरकनेक्टेड हो, कनेक्ट करे जा सकते हैं। इसलिए क्योंकि ये देख, केस 2 जहां पे खत्म हुआ है -3 पे, वहीं से ही केस 1 स्टार्ट हुआ है -3 से। तो -5 से -3 केस 2 ने आंसर दिया कि -5 से -3 आप x की कोई भी वैल्यू रखेंगे इसके बीच में, आपका आंसर सेटिस्फाई होगा, ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी। केस 1 ने कहा कि -3 से आगे, -3 से -2 में अगर आप कोई भी वैल्यू रखेंगे इंक्लूडिंग -3, तो आपकी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी। तो बेसिकली ये दोनों इंटरवल एक दूसरे के कंटिन्यूएशन में थे, इसीलिए हमने उनको ज्वाइन कर दिया। अब अगर मान ले, अब एक और इसका एग्जांपल देता हूं। मान ले सेकंड वाली इनइक्वालिटी में आ जाता आंसर -5 से -4, तो फिर मैं तीनों का यूनियन करके आंसर देता। फाइनल आंसर जो देता वो देता मैं -5 टू -4 यूनियन, -3 टू -2 यूनियन, -1 टू इंफिनिटी। यानी कि तीनों केसेस, तीनों आंसर्स तीनों इंटरवल्स में सेटिस्फाई हो सकती है इनइक्वालिटी। आप x की वैल्यू -5 से -4 के बीच में रखो, -3 से -2 के बीच में रखो, या -1 से बड़ी कुछ भी रखो। बट क्योंकि यहाँ पे कनेक्ट हो सकते थे, जहां पे सेकंड वाला केस खत्म हुआ वहीं से ही फर्स्ट वाला केस स्टार्ट हुआ, इसलिए मैंने कनेक्ट करके लिख दिया, एक ही साथ लिख दिया उसको। बात समझ आई? यस सर, आ गई। बट अगर नहीं कर पाता कनेक्ट, यानी कि वैल्यू यहाँ से नहीं शुरू हो रही होती है, यहाँ पे जहां पे खत्म हो रही है वहीं से शुरू नहीं हो रही होती, तो यूनियन करके आंसर देता फिर इन दैट केस। अभी भी दे सकता हूँ यूनियन करके आंसर, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं दे सकता यूनियन करके आंसर, बट दिस इज अ मोर एप्रोप्रिएट वे टू पुट दैट। बस इतनी सी बात। तो सर इसका मतलब कि ऐसे क्वेश्चंस पे हमें x की दो वैल्यूज आएंगी जो इंटरकनेक्टेड होगी, मतलब कि एक वैल्यू की हमेशा कॉमन रहेगी। हमेशा नहीं, नेवर, हमेशा नहीं, कभी हो सकती है, कभी नहीं होगी। इस बार आ गई, हो सकता था नहीं आती, तो मैं यूनियन करके आंसर देता। इसीलिए मैंने तेरे को वो बताया
कि ऐसा भी हो सकता था कि केस 2 में आंसर आता मेरा -5 to -4। इन दैट केस मैं तीनों का यूनियन करके आंसर दे देता। तो इनफैक्ट बहुत ही रेयर ऐसा होगा कि कनेक्ट हो पा रही हो, ज्यादातर तो यूनियन करके आंसर देना पड़ेगा, बट कभी कभी हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं इन इंटरवल्स को। और कनेक्ट कब होगा? ये तभी होगा जब जो जहां पे एंड हो रहा है वो अगले वाला वहीं से शुरू हो रहा है। अन्वी, बात क्लियर है? समझ आई तेरे को? यस सर, आ गई। अच्छा चल, मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर देगी फिर अगर तेरे को ये बात समझ आई। सपोज यहाँ पे ये होता, सभी लोगों ने नोट कर लिया? कोई बचा है? ये देख लेना। ठीक है, सॉरी, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। कोई बचा है तो हैंड रेज करो सबसे पहले। ओके अनवी, अगर ये होता, ये सभी के लिए है, नॉट जस्ट फॉर अनवी, पूछा सिर्फ उसी ने, तो ये सभी के लिए है कि अगर ये लिखा होता है यहाँ पे तो आंसर क्या होता हमारे पास? सर क्या हमें तीनों वैल्यूज का यूनियन करना पड़ता है? -5 -3 यूनियन, -3 बिल्कुल -2 यूनियन, -1 एंड इंफिनिटी। बिल्कुल सही आंसर है तेरा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट मैं इसको अभी भी कनेक्ट कर सकता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ। कनेक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे ये बता मुझे। एक छोटी सी प्रॉब्लम है बस यहाँ पे, पहले तो वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो। सर हम बोलो ये भी यशिका। लिख सकते हैं क्या कि -5 to -2 यूनियन -1 to इंफिनिटी -3, मतलब करेक्ट, यही लिखना है, एकदम करेक्ट है। यही प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी थी कि इस बार x की वैल्यू -3 नहीं ली जा सकती क्योंकि आंसर ऐसा है। तो अगर ऐसी सिचुएशन दी होती जहां पे मैं केसेस दिए हुए हैं ये दोनों, और x की वैल्यू -3, देखो कोई सी भी जगह इक्वल टू में नहीं आ रही है, -3 पे कहीं भी क्लोज इंटरवल नहीं है। तो अगर ऐसा आता आंसर तो उस केस में मैं ये लिख देता कि भाई x -3 नहीं हो सकता, यानी कि अभी भी कनेक्ट करते हुए इसी आंसर में बस मैं ये कर देता माइनस सिर्फ इतना चीज में नया कर देता। ओके, एनी अदर प्रॉब्लम? चलिए नोहा, तूने नोट किया? ये आंसर नहीं है, ये तो मैं दूसरा केस दिखा रहा था। ओके चलिए जी, सो ये हुई हमारी यहाँ पे मॉडुलस इनइक्वालिटीज खत्म। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ इनइक्वालिटी इज लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। सबसे पहली चीज तो लॉगरिथम इज अ न्यू कॉन्सेप्ट, यू हैव नेवर स्टडीड अबाउट लॉगरिथम टिल नाउ। पहली बार लॉगरिथम को 11th क्लास में पढ़ाया जाता है। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू गाइस कि क्या है लॉगरिथम, क्यों हमने बनाया लॉगरिथम, राइट? बट बिफोर दैट आप इस चीज को फटाफट जरा नोट कर लीजिए। एक्चुअली हमें कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह और कुछ चीजें हमें लिखनी होती हैं, मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है, तो मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ क्या ये करता है, तब तक आप इसको लिखते जाओ। कैन यू गाइस सी द स्क्रीन जो मैंने भी आपको शो किया है? यस सर।
तो डू नॉट राइट लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज, ये टॉपिक डालो लॉगरिथम, LOGARITHM, लॉगरिथम। हेलो नीप, Yes, sir. प्रॉपर्टीज तो सारी लिखी हुई है, क्यों? Yes, sir. ठीक है, तेरे को ये लिखना है बस, प्रॉपर्टीज नहीं लिखनी। प्रॉपर्टीज तो इन्हें लिखने दे, सबके लिए लिखवा रहा हूँ मैं। तेरे को तो जो लिखना है वो होगा हमारे पास, अभी जो क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चन हम कुछ और अलग भी कराएंगे इस बैच में, तो वो क्वेश्चंस करने, इसलिए मैंने तेरे को कहा था कि अगली क्लास ज्वाइन कर ली। तो टाइमिंग भी तेरी सेट ही है, अभी हमने लॉगरिथम स्टार्ट ही किया, तो यार राइट दिस लॉगरिथम। सर जो x है वो a raised to power y है। बिल्कुल, तो मैं आपको थोड़ा सा ऑर्डर बता देता हूँ, आई विल हेल्प यू। सबसे पहले लॉगरिथम्स लिख लीजिए, फिर ये लिख सकते हैं आप y is equals to log x to the base a, that's how we read it, y is equals to log x to the base a, so this a is known as base and this x is known as input, x is input, a is base. Now there are some conditions obviously, and conditions are this input is always greater than 0, this a is always greater than 0 except 1। इसी को, ये जो एक्सप्रेशन आपने देखा y is equals to log x to the base a, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x is equals to a की पावर y। x बेस बोला जा रहा है a को, इसीलिए बोला जा रहा है बेस, क्योंकि देखो ये यहाँ पे बेस बन गया, x is equals to a की पावर y। और उसके बाद इसकी आप प्रॉपर्टीज लिखना शुरू कर सकते हैं, मैंने आपको कुछ कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं प्रॉपर्टीज के, वो भी सब लिखते जाइएगा। नंबर्स डले हुए हैं हर प्रॉपर्टी पे, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन सी प्रॉपर्टी हमें पहले लिखनी है, कौन सी प्रॉपर्टी हमें बाद में लिखनी है। I'll also explain these properties, मतलब कुछ तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, जब हम इसे पढ़ लेंगे तो। अभी जो भी बच्चा है जिसने नहीं लिखी है प्रॉपर्टीज, प्लीज रेज योर हैंड, जिससे कि मेरे को पता चल जाए किस किसकी नहीं हुई है। लिखते रहो, मुझे पता है, मतलब अभी तो टाइम लगेगा लिखने में, जस्ट वांटेड टू नो कब तक आप लिख लेते हो।
अगर कहीं पे भी कोई चीज समझ ना आए तो पूछ लेना, कोई एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम। सर जी नहीं, बोलिए। सर आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो क्या? स्क्रीन शेयर मैंने की हुई है। सर मुझे दिखाई नहीं दे। मुझे लग रहा है उन्हीं तेरे पार्ट में ना नेटवर्क की प्रॉब्लम है, क्योंकि तू बार बार लीव भी कर रहा है। एक सेकंड रुक, ऐसा नहीं होना चाहिए वैसे। क्या सभी लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है? कोई कंफर्मेशन दे दो। यस सर, दिखाई दे रही है। ये नेटवर्क की प्रॉब्लम है। ऐसा कर, वेट कर एक दो सेकंड, तो शायद आ जाती है वो। वैसे ऑल्दो ये सारी प्रॉपर्टीज ही हैं जो तूने लिखी हुई है। ऑल्सो ये जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पे, ये इससे रिलेटेड, इसके लिए 7th प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल है ये। सर 8th प्रॉपर्टी में बी पार्ट में x इज ग्रेटर देन am है या x इज ग्रेटर देन इक्वल टू am? इस log x to the base a is greater than n। अब हमने इसके दो पार्ट्स लिए हैं कि जो बेस है a, दिस इज 0 to 1 है, बेस की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, या फिर बेस की वैल्यू 1 से बड़ी है। So this whole log is greater than m। ओके सर। शुरू की 7 प्रॉपर्टी तो लॉगरिथम की इक्वेशन से रिलेटेड है, क्योंकि इक्वल्स टू दिया हुआ है हर जगह, आप देख सकते हैं। 8th और अभी जो एक प्रॉपर्टी आएगी 9th, ये प्रॉपर्टीज लॉगरिथम की इनइक्वालिटीज है। अनवी भूल तो नहीं रही है? सर नहीं भूल नहीं, गई बता थी। सकती। अच्छा, नहीं नहीं, मुझे लगा बता सकती है कि अगर नहीं लिखा है तो कोई इश्यू नहीं। ओके, दिस इज आवर न्यू स्क्रीन। क्या ये आ गई है? मैंने फिर से स्क्रीन शेयर करी है। दिस इज 9th प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल नहीं लिखना है, ये एग्जाम्पल। दिस इज आवर 9th प्रॉपर्टी। फिर से इनइक्वालिटी है। और फिर एक हैशटैग लगाया हुआ है। हैशटैग में बेसिकली आपको ये बताया हुआ है कि अगर log x लिखा है सिंपल, तो इसका मतलब है कि बेस 10 रहा होगा।
अगर आपको बेस लिख के नहीं दिया जाता है, बहुत बार ऐसा होगा कि बेस नहीं लिख के दिया जाएगा, तो अगर बेस नहीं लिख के दिया गया है और लॉग लिखा हुआ है तो इट मींस बेस 10 है। और अगर बेस नहीं लिखा हुआ है, ln लिखा हुआ है, ln इज बेसिकली नेचुरल लॉगरिथम, तो इसका बेस e है। आई डोंट नो अभी तक आपने e के बारे में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, बट e इज आइलर्स नंबर। ये एक कांस्टेंट वैल्यू ही है, इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल कांस्टेंट, इररेशनल नंबर होता है। वैल्यू इसकी लगभग 2.718 के आसपास होती है। दिस e will be used many times। आप आगे आगे अब चलेंगे तो e के बारे में भी कभी बात करेंगे, और लिमिट्स में ये भी जानेंगे कि e की वैल्यू बनी कैसे। What is the expression of e? Like how did we find e? क्या है e? वैसे जितने भी इरेशनल कांस्टेंट होते हैं ना, जैसे पाई या e, ये ना किसी रीजन की वजह से फाइंड आउट हुए। Like there must be a reason, there must be a definition of them, वरना तो हम 2.7180 ना लिख रहे होते इसको। ऐसे ही पाई को पाई क्यों लिखते हैं, 22/7 या 3.14 जो भी लिखते हैं वो भी तो लिख सकते थे। You guys know about pi? What is pi? कोई भी मेरे को बता सकता है पाई क्या है? Like how did we find pi? How did we find pi तो नहीं बता पाओगे आप, but pi भी एक important चीज है। You can define pi. Everybody is done? कोई बच्चा है? जो भी बच्चा हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, चलो पाई के बारे में बताता हूँ। ट्रिगो में भी बताऊंगा जब ट्रिगो पढ़ रहे होंगे, बट आज भी बता दूं। Sir, it is the ratio of the circumference to the diameter. पाई ऐसी आया भाई जो इसमें बताया। पाई क्या है? ये बड़ी अमेजिंग चीज है। अगर आप किसी भी सर्कल के लिए बात कर रहे हैं, वो चाहे कितना भी छोटा सर्कल हो या कितना भी बड़ा सर्कल हो, उसके सर्कमफ्रेंस यानी कि जो पूरा पेरीमीटर है सर्कल का और उसके डायमीटर, इसका रेशो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कितना भी छोटा है कितना भी बड़ा हो सर्कल, डजंट मैटर। अब उसके सर्कमफ्रेंस और उसके डायमीटर का रेशो हमेशा कांस्टेंट है। यानी कि व्हाट एम आई सेइंग इज, आप इसको बनाइए, ये एक छोटा सर्कल है या ये एक बड़ा सर्कल है या कोई इससे भी बड़ा सर्कल बनाना चाहते हो, कुछ भी बना लो, इन सब में ये रेशियो कांस्टेंट रहेगा। And what is this ratio? Circumference, जितना भी पूरा circumference और जितना भी इसका डायमीटर होगा, वो तीनों, वो उन दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। So, pi is basically the ratio of circumference of a circle to its diameter. बहुत जगह पूछा जाता है क्वेश्चन, what is pi? आप ये बताएंगे। चलिए, हमारा डिस्कशन pi पे नहीं है। Right now our discussion is on logarithms. तो लॉगरिथम सबसे पहले डिफाइन करते हैं। y is equals to log x to the base a। रीड ऐसे करा जाएगा, log x to the base a। इसी चीज को जो मैं लिख रहा हूं, आप नीचे जो भी लिखना चाहते हैं वो हैशटैग लगाते हुए लिखते जा सकते हैं। अभी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता रहूंगा इसमें। इसी चीज को, जो ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, I can convert like this। ये a आ जाएगा इधर, y चला जाएगा पावर में, x आ जाएगा नॉर्मल।
यानी कि a को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके आता हूं तो मैं इसे लिख सकता हूं a टू द पावर y इज इक्वल्स टू x। अभी समझिएगा मेरे साथ। अब यहां से आप लॉग को समझने वाले हैं। लॉगरिथम क्या है? लॉगरिथम इज बेसिकली पावर। अगर आप किसी भी दो वैल्यूज को लॉगरिथम में अप्लाई कर रहे हो तो आप पता है क्या फाइंड आउट करना चाहते हो? आप फाइंड आउट करना चाहते हो कि लॉग का जो इनपुट है, x इज इनपुट हियर एंड a इज बेस। अगर आपने log x टू द बेस a लिखा तो इसका आंसर ये होगा कि a की कौन सी पावर x बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप कैलकुलेट करना चाहते हैं log 8 बेस 2। log 8 बेस 2 का आंसर पता है क्या होगा? 2 की कौन सी पावर 8 बनती है? कौन सी पावर बनती है 2 की? 8। सर 3। 3। तो इसका आंसर हो गया 3। ये हम निकाल रहे हैं। अगर हम log कैलकुलेट कर रहे हैं तो बेसिकली वी आर कैलकुलेटिंग द पावर्स। कौन सी पावर्स? कि बेस की कौन सी पावर इनपुट बनेगी। लाइक फॉर एग्जांपल मैं सॉल्व करना चाहता हूं log 81 टू द बेस 3, तो मैं ये फाइंड आउट करना चाहता हूं कि 3 की कौन सी पावर 81 बनेगी। इसका ये आंसर होगा। ये है लॉगरिथम। लॉगरिथम इज बेसिकली द आंसर ऑफ पावर। कौन सी पावर? दैट व्हाट इज द पावर रेज्ड टू बेस विल बी इक्वल टू इनपुट। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया? अगर आया तो आप मेरे को इसका आंसर देके बता सकते हैं। log 81 टू द बेस 3 सर क्या आंसर होना चाहिए? 4। करेक्ट बात है। क्या आप मुझे इसका आंसर देंगे? log 18 टू द बेस रूट 3। करेक्ट था ना? ये हम log में कैलकुलेट करना चाहते हैं। मोटी सी बात तो ये log 18 टू द बेस 3। ये कैलकुलेट हो सकता है इसलिए मैंने आपको दिया है। वैसा भी नहीं है कि आप सारे लोग को कैलकुलेट कर लोगे, बट जितनी चीजें कैलकुलेट हो सकती है मैं अभी आपको सिर्फ वही दे रहा हूं। 3√2 की कौन सी पावर 18 बनेगी? अच्छा चलो 3√2 का स्क्वायर करो। बिल्कुल करेक्ट है नोहा एंड यशिका। आप 3√2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने पर 3√2 का देखो क्या बनेगा। 3 का स्क्वायर बनेगा 9 इंटू √2 का स्क्वायर बनेगा 2 विच विल बी 18 ओनली। तो आंसर आना चाहिए था 2। राइट? आप ऐसे ही किसी भी लॉग को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें लगता है बड़ा इजी है लॉग, तो इतना इजी नहीं होगा। चलो इसे कैलकुलेट करके बताना जाए। log 10 बेस 3। क्या कैलकुलेट करना चाहते हो सबिया? हम क्या निकालना चाहते हैं यहाँ पे log 10 बेस 3? उन्हीं बताएगा मेरे को log 10 बेस 3 में हम क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं। सर 3 की पावर जिससे 10 बन जाए। 3 की पावर जिससे 10 बन जाए। अब अपन को तो नहीं पता 3 की कौन सी पावर 10 बनेगी। हमें तो ये पता है 3 स्क्वायर 9 बन जाता है और 3 की पावर 3 27 बन जाती है। करेक्ट है क्या ये बात? बोल। तेरे को स्क्रीन तो यस दिखाई सर, दे रही है ना? यस सर, अब दिखाई देती। ठीक है। सो एज मुनीब सेड, बिल्कुल करेक्ट बात थी कि log 10 बेस 3 में हम क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं? हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि 3 की कौन सी पावर 10 बन जाएगी। बट जैसे कि मैंने पहले कहा था आपसे कि अभी तो मैं आपसे वो क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ जिसमें कैलकुलेट हम कर सकते हैं। अब हर बार भी नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो पहला क्वेश्चन कि आपको लॉग टेबल दी जाती है। लॉग टेबल में आप सबके आंसर निकाल सकते हैं, है ना? लॉग टेबल इसीलिए होती है कि उसमें हम
अपना इनपुट रख लें जो रखना चाहते हैं, और जो बेस रखना चाहते हैं वो बेस रखते हैं, तो हमें आंसर्स मिलते चले जाएंगे टेबल को देखते हुए। मैथ्स में कोई जरूरत नहीं है लॉग टेबल देखने की आपको कभी भी। वाई? क्योंकि हम लोग इस पे प्ले ही नहीं करते। मतलब कि आपको लॉग टेबल दिखाएं और उसमें आंसर ढूंढे, नहीं, हम तो कैलकुलेट कर लेते हैं, अपन को कोई दिक्कत ही नहीं है, हम तो सीख ही गए। ये तो प्रॉब्लम फिजिक्स और केमिस्ट्री में आएगी, क्योंकि वहां पे तुम्हें कोई नहीं बताएगा कि लॉग का आंसर क्या होता है। बट हमने तो तुम्हें यहाँ पे बता ही दिया कि लॉग का आंसर क्या है। लॉग का आंसर है कि भैया बेस की कौन सी पावर इनपुट है। तो मैथ्स वाले कभी प्ले नहीं करेंगे इस चीज पे कि आपसे वो कैलकुलेट कराना चाह रहे हैं log 10 बेस 3 की वैल्यू, और वी हैव नो इंटरेस्ट इन डूइंग दिस। अब मैं क्यों करा रहा हूँ उसका रीजन अभी बताऊंगा मैं क्यों करा रहा हूँ। पहली बात तो मैं आपको ये फील दिलाना चाहता था कि हर बार नहीं लोग कैलकुलेट कर सकते, राइट? ऐसा नहीं है कि हम हर बार ही हमने कोई भी लॉग देखा, अरे हमको तो आता है लॉग कैलकुलेट, सर ने बताया 3 की कौन सी पावर 10 होगी, निकाल दिया। कैसे निकालोगे? नहीं निकाल सकते हर बार तो। सेकंड थिंग इज, हमारे यहाँ पे तो आंसर अगर आपको कभी भी ऐसा आता है log 10 बेस 3, तो हम इसको प्रॉपर्टीज से कुछ कर सकते हैं अगर इसमें, तो वो तो करके दे देंगे। हमारे पास प्रॉपर्टीज है एक्स्ट्रा फिजिक्स और केमिस्ट्री से। हमने आपको लॉगरिथम पढ़ाना तो अपना ही काम है ना, क्योंकि लॉगरिथम तो बना ही मैथ से। तो हमारे पास प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज के हिसाब से आप इसको कुछ कर सकते हो इसमें, तो कर दोगे। जरूरी नहीं है कर सकते हो, मैं तो बस बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो भी आपने जो प्रॉपर्टीज लिखी है उनके अकॉर्डिंगली अगर मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ तो मैं कर दूंगा। नहीं तो मैं इस आंसर को ऐसे ही छोड़ के आ सकता हूँ, अगर मेरे आंसर में log 10 बेस 3 कहीं भी इंक्लूड हुआ और मैं उसको कैलकुलेट नहीं कर पा रहा, आप इसको ऐसे ही छोड़ाइए, बिल्कुल बिल्कुल 1 मार्क्स नहीं कट करेंगे हम आपका, कोई भी, मैं नहीं, कोई भी। तो अपन क्या है तो कोई पंगा ही नहीं है। या फिर हम दे देंगे वैल्यू कि भैया log 10 बेस 3 की वैल्यू ये है, आप परेशान मत हो, 2.1 है या व्हाटएवर जो भी है, ये वैल्यू है इसकी, ठीक है। बट मैंने आपको एक क्वेश्चन क्यों दिया, अब इस पे बात करते हैं। मैंने आपको एक क्वेश्चन दूसरे रीजन की वजह से दिया। मैं ये तो कैलकुलेट नहीं कर सकता कि log 10 बेस 3 की वैल्यू क्या है, क्योंकि मुझे नहीं पता 3 की कौन सी पावर 10 आंसर देगी। पर क्या मुझे ये पता है कि कौन जो भी वो पावर होगी वो कौन से दो इंटीजर के बीच में होगी? क्या आप मुझे ये बता सकते हैं? जो भी 3 की पावर 10 दे रही होगी मेरे को आंसर, वो कौन से दो इंटीजर्स के बीच में होगी? लाइक वो 1 से 2 के बीच में होगी, या 4 से 5 के बीच में होगी, या जो भी जिस भी के भी बीच में होगी? क्या आप मुझे वो बता सकते हैं? एनीवन? तो इसका आंसर किससे किसके बीच में आ रहा होगा? अच्छा चलो मेरे साथ देखो कैसे कर सकते हैं फिर हम इसको। सर 2 तो यार और 3 के बीच में? बिल्कुल अनवी, करेक्ट बात है, 2 और 3 के बीच में। तो हमें यही चेक करना है। बस मैंने आपको ये क्वेश्चन इसलिए दिया, मैंने इसलिए नहीं दिया कि आप इसकी वैल्यू मेरे को बताओ, मैंने इसलिए दिया कि आपको इससे अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनेगी आपकी लॉग की, कि हमें नहीं पता 3 की कौन सी पावर 10 है, बट ये तो श्योर है ना कि वो 3 स्क्वायर से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि 3 स्क्वायर की वैल्यू 9 है। मुझे 10 बनाना है, अगर मैं पावर इसकी 2 ले लेता, अगर इसका आंसर 2 होता तो यहाँ पे 9 होना चाहिए था। तो बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूँ ये जो 10 है कौन कौन सी 3 की पावर्स के बीच में लाई कर रहा है। 3 स्क्वायर 9 होता, 3 क्यूब 27 होता, 9 और 27 के बीच में है ये 10, राइट? तो मुझे ये पता है कि 3 स्क्वायर, अगर मैं इसको 2 लिख दूं तो 2 इज अ स्मॉलर वैल्यू देन दिस, जो भी लिखा हुआ है log 10 बेस 3, क्योंकि 3 की पावर मेरे को 2 से बड़ी लेनी पड़ेगी तभी आंसर 10 आएगा। अगर 3 की पावर 2 लेता हूं तो आंसर 9 आना चाहिए था। और 3 की पावर 3 इज 27, तो अगर मैं 3 की पावर 3 लेता तो आंसर यहाँ पर 27 बनना चाहिए था, बट 27 नहीं है, 10 है, राइट? तो इसका जो भी आंसर होगा मुझे ये पता है कि वो 2 से 3 के बीच में लाई कर रहा होगा। किसी को भी प्रॉब्लम पूछ लो। नहीं है प्रॉब्लम तो आंसर दे दो। log 33 base 2 lies between
दिस एंड दिस। आंसर्स चैट पे देना सब लोग, जिसको भी देना। करेक्ट है? नो करेक्ट है यशुका? हमजा एंड अनवी थोड़ा थोड़ा गलत है। तो 2 की कौन सी पावर 16 बनती है? अब इसका बोल के दे सकते हो आप, चैट पे देने की जरूरत नहीं। 2 की कौन सी पावर 16 बनती है? 4। 2 की पावर 4 इज 16। ये नंबर 33 है, 16 से बड़ा है। 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 इज 32, यानी कि ये नंबर तो 32 से भी बड़ा है, 33 आ रहा है, तो ये 5 से भी बड़ा होना चाहिए इसका आंसर। क्योंकि अगर मैं 2 की पावर 5 लेता हूं तो वो 32 बनेगा, और 2 की पावर 6 लेता हूं तो वो 64 बनेगा। ये नंबर 33 इज लाइंग बिटवीन 32 एंड 64। तो मुझे पता लॉग 33 बेस 2 का आंसर 5 और 6 के बीच में होना चाहिए। हमजा एंड अनवी, क्या बात समझ आई तुम्हें? Yes, sir. Yes, sir. चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर हो गया। अच्छा यार, एक प्री रिक्विजिट होता है मेरी क्लास में। प्री रिक्विजिट क्या कि आपने ना स्क्वायर्स और क्यूब्स याद करना है कुछ, हमें कैलकुलेशंस में नहीं फंसना है अपन को। इसमें मैं कैलकुलेशन की टेक्निक भी बताता रहूंगा बीच बीच में, बट अपन को स्क्वायर्स याद होने चाहिए। पता नहीं मैंने आपसे पहले ये बात बोली है कि नहीं, बट यू हैव टू रिमेंबर द स्क्वायर्स टिल 32, क्योंकि 32 का स्क्वायर 1024 होता है। तो आपको 32 तक के स्क्वायर्स याद होने चाहिए, और 15 तक के क्यूब्स याद होने चाहिए। मिनिमम 10 तक के क्यूब्स तो सबको याद होने ही होने चाहिए, तो उससे आपकी कैलकुलेशंस काफी इजी रहेंगी, आप आंसर्स बहुत जल्दी दे सकते हैं। ओके, टेल मी दिस। So this is log 2 root 3, log 2 root 3 to the base root 2, log 2 root 3 to the base root 2. So basically ये देखना है 2 root 3 कौन कौन सी पावर्स के बीच में लाई कर रहा है रूट 2। उन्हीं क्लास में है ना, उन्हीं मेरे को तब तक एक दो बातें बता। बता मुझे रूट 2 की पावर 2 क्या होगी? नो यशिका, करेक्ट है हमजा? सर एग्जैक्ट आंसर या फिर किसके बीच में? नहीं नहीं, रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा मैं ये पूछ रहा हूँ। सर 2। और रूट 2 का क्यूब क्या होगा? सर 2 रूट 2। और रूट 2 की पावर 4? सर 4।
तो √2 की पावर 1 इज सिंपल √2, √2 का स्क्वायर इज 2। ये आपकी हेल्प के लिए लिख रहा हूँ। अब आप इससे आंसर भी देख सकते हैं अपना कौन सा हो सकता है। हाँ, अगर आप एनालिटिकली यही नहीं देख पा रहे कि 2√3 किसके किसके बीच में होगा तो प्रॉब्लम है। तो हर बार एक एक √2 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं बस। नाउ दिस इज गिवन 2√3, 2√3 इसमें से ही किसी ना किसी वैल्यूज के बीच में है जो आपके सामने लिखी हुई है। सो 2√3 इज ग्रेटर देन 2√2। यार देखो यहाँ पे 2 और √2 का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, यहाँ पे 2 और √3 का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। तो 2 और √3 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो दो बड़े नंबर है ना, √3 इज ग्रेटर देन √2। तो आप 2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं या 2 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोनों में आपको बड़ा कौन सा आना चाहिए पता होना चाहिए। 2√3 विल बी ग्रेटर, बट फॉर श्योर 2√3 विल बी लेसर देन 4। व्हाई? 2√2, 2√3 and 2√4. 4 is basically 2√4. अगर √4 को कैलकुलेट करेंगे तो 2 आएगा, 2 into 2 4 हो जाएगा। या ऐसे देख सकते हो ये 2√2 है, ये 2 into 2 है। √2 और 2 के बीच में √3 आता है कहीं, तो लाइज बिटवीन 3 and 4। √2 का क्यूब करेंगे 2√2 बनेगा, √2 की पावर 4 करेंगे 4 बनेगा। तो 2√3 बेस √2 लाइज बिटवीन 3 and 4। पावर्स देखनी थी, ये थोड़ी सी डिफिकल्ट पावर थी, आई एग्री, बट इसीलिए दिया गया था कि आप एनालिटिकली देख पाए इस चीज को। चलिए जी, ये तो हुई लॉग की बात। अब एक हल्का सा नीचे ये लिख लीजिए, द आंसर ऑफ लॉगरिथम एक्सपोनेंट पावर को ही बोलते हैं भाई। एक्सपोनेंट का मतलब पावर इज द एक्सपोनेंट ऑफ ए, यानी कि पावर ऑफ ए which is equal to x, yes, so that it becomes x। अब आपकी फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो गई। कैन आई रब दिस? कोई बच्चा है तो बता दे मेरे को। फर्स्ट प्रॉपर्टी, log a टू द बेस a, कह रहा है इनपुट और बेस को सेम कर दिया। ओके, मुझे क्या निकालना है? a की कौन सी पावर a बनेगी? a टू द पावर 1 इज a ओनली। अगर आप इनपुट और बेस को सेम कर देते हैं तो हमें यही तो बताना था बेस की कौन सी पावर इनपुट है। बेस की क्या पावर लू के इनपुट बन जाए, a की क्या पावर लू के a बन जाए, a की पावर 1 लो कि a बन जाए। सेकंड प्रॉपर्टी, log 1 टू द बेस a, बोले तो a की कौन सी पावर लू के 1 बन जाए, तो a की पावर 0 लो जो 1 बन जाए।
Anything to the power 0 is 1. Okay. Third property. हाँ, पहले आपको इसमें कोई भी डाउट तो पूछ ले। b to the power log x to the base a is equals to x to the power log b base a। पहले तो मैं इसे देखूंगा कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देखने का ये मतलब है, आप पहले ये समझ लीजिए, इसको देखने का ये मतलब है कि आपने किसी नंबर की पावर में लॉग लिया हुआ है, आपने किसी नंबर की पावर में लॉग लिया हुआ है, एंड अब आप क्या कर सकते हैं कि आपने जिस नंबर की पावर लिखी है और जो लॉग के अंदर का इनपुट है, इन दोनों को एक्सचेंज कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। Now we will also prove this property, but before that, the important thing is how to use this. Like आपने भी एग्जाम्पल भी लिखा है इसका, बट मैं आपको एक और एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि अगर सपोज मेरे पास यहाँ पे इस तरीके से नंबर लिखा हुआ है 7 to the power log x to the base 7, तो ये 7 की पावर में है पूरा लॉग। मैं इस 7 को, यानी कि जिसकी मैंने पावर ली है जिस नंबर की, उसको अंदर लॉग के इनपुट से एक्सचेंज कर सकता हूं। तो इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता था, ये 7 और x को मैंने आपस में एक्सचेंज करा तो log 7 base 7 हो गया ये पावर x to the power log 7 base 7, यानी कि बन गया सिंपल x to the power 1। तो ये x ही लिखा होता है। अब एक बार इसको प्रूव भी कर लेते हैं कैसे ये एक्सप्रेशन बना है। तो मैंने मान लिया, ऐसे देखो, log x to the base a को मैंने मान लिया ये m के इक्वल है किसी वैल्यू, ठीक है। log x to the base a is equals to m, राइट। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं that x is equals to a की पावर m? We can write that x is equals to a की पावर m। और अगर मैं x को a की पावर m लिख सकता हूं, तो m की वैल्यू देखो जरा मैंने क्या लिखी थी, m को मैंने लिखा था log x to the base a, यानी कि a की पावर log x to the base a is equals to x। और देखो ये कब बनेगा, जब a और x को एक्सचेंज कर पाऊंगा तभी तो बनेगा ये वैल्यू। तो अगर a to the power log x base a दिया हुआ है मेरे को, ये मैंने तो ये जनरलाइज कर दी प्रॉपर्टी। इनफैक्ट अभी तो आपको ये जो मैंने आपको समझाया है ये तो बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी है कि a to the power log x to the base a, ये x हो जाता है। ये बना ऐसे ही है कि a और x को हमने एक्सचेंज कर दिया आपस में, बट इसी प्रॉपर्टी को मैंने जनरलाइज फॉर्म में लिखा। आप ऐसे मत देखो कि यहाँ पे a ही होगा तभी मैं इसको एक्सचेंज कर पाऊंगा, नहीं नहीं, वहां पे कुछ भी होगा तो मैं b और x को आपस में एक्सचेंज कर सकता हूँ। Similarly, what was our fourth property? Base changing ना, okay. So base changing formula is basically आप दो तरीके से किसी भी लॉग का बेस चेंज कर सकते हैं। अब मेरे को यहाँ पे log x to the base a दिया हुआ है, इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1 upon log a to the base x। बट इस केस में हुआ क्या कि हम बेस का, हमारे पास बस एक ही ऑप्शन है बेस को बनाने का, हम x को अपने इनपुट को ही बेस बना सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे को लिखा गया है log 5 to the base 2, मैं इस बेस को 2 से चेंज करना चाहता हूं। तो एक तरीका तो है कि मैं जो इनपुट दिया हुआ 5 इसको ही बेस बना दूं, उस केस में मैं इसको ऐसे लिख दूंगा 1 upon log 2 to the base 5। और दूसरा तरीका है, ये लिखनी नहीं है आपको, बस प्रूफ लिख लो अगर किसी का भी लिखना है।
log 5 to the base 2 को मैं लिख सकता हूँ 1 upon log 2 to the base 5, बट यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस लिमिटेड है, मेरे पास सिर्फ एक ही बेस का ऑप्शन है, मैं 5 को ही बेस बना सकता हूँ। इसी चीज को मैं दूसरा तरीके से ऐसे भी कन्वर्ट कर सकता हूँ कि अब मैं जो चाहूँ वो बेस बना दूँ, यानी कि log x to the base a को आप ऐसे लिखिए log x to the base b, जो आप चाहते हैं वो इसका बेस बना लो, जो आपने इसका बेस बनाया वही आपको नीचे वाले का भी बेस बनाना पड़ेगा। किया क्या, किया ये कि जो ओरिजिनल लॉग दिया हुआ था उसके इनपुट को भी इनपुट बना दिया, एक इनपुट वो रहा, और जो बेस दिया हुआ था ओरिजिनल लॉग का उसको भी एक और इनपुट अपॉन में लिख दिया। इन दोनों लॉग का जो मैं बेस बनाना चाहता हूं मैं वो लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आप चाहें वो बेस बना लो। Right. Now how we are doing this is, आइए समझते हैं। बट इससे पहले हमें पावर वाली प्रॉपर्टीज समझनी पड़ेगी एक बार। चलो पहले पावर वाली प्रॉपर्टी समझते हैं, उसके बाद इसके प्रूफ पे आएंगे। सो पावर वाली प्रॉपर्टी हमसे क्या कह रही है कि सपोज आपने कोई भी पावर ली, मतलब आपके पास एक लॉग दिया हुआ है और उसकी कोई पावर, वन बाय वन वी विल अंडरस्टैंड दिस। मैंने तो एक ही बारी में लिखवा दी आपको पूरी पावर की प्रॉपर्टी, बट इसे हम दो पार्ट्स में पढ़ते हैं। लाइक फर्स्ट पार्ट इज कि अगर आपको इनपुट की कोई भी पावर आप बना सकते हैं तो आप उस पावर को बाहर निकाल सकते हैं इन द न्यूमरेटर m log x to the base a। लॉग के अंदर से पावर्स बाहर निकाली जा सकती है, अगर इनपुट की कोई भी पावर तो मैं उसको न्यूमरेटर में बाहर निकालूंगा, और अगर बेस की कोई भी पावर है तो मैं उसको डिनोमिनेटर में बाहर निकालूंगा, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन n log x to the base a। मैंने इन दोनों को कंबाइन करके एक ही साथ आपको लिखवा दिया। दोनों चीजें इस तरीके से चलेंगी कि अगर आपके पास इनपुट की कोई भी पावर है तो वो बाहर निकल जाएगी लॉग से इन द न्यूमरेटर, और अगर आपके पास बेस की कोई भी पावर है तो वो भी बाहर निकल जाएगी न्यूमरेटर से, बट इन द डिनोमिनेटर। नाउ व्हाई इज दिस हैपनिंग, देख लेते हैं। पहली चीज में log x to the base m is equals to log x to the base m log x to the power m to the base a is equals to, हमने लिखा कि हमने पावर को बाहर निकाल दिया, राइट। आइए चेक करते हैं कैसे करना है इसको। तो आप सबसे पहली चीज तो एक सेकेंड, आप सबसे पहली चीज तो इसको देखिए जरा, log x to the base m is equals to a दिया हुआ है। मैंने क्या करा कि मैंने इसको log x to the base a को इसी वैल्यू के इक्वल पुट कर दिया, और दिस वैल्यू इज k। सो कैन आई राइट x is equals to a की पावर k, जो अभी तक हमने पढ़ा था। नाउ पावर m ले लो दोनों साइड, तो मैं इसे लिख सकता हूं x की पावर m, और इसको मैं लिख सकता हूं a की पावर m के, राइट, a की पावर m के। दोनों साइड मैं क्या कर रहा हूं, x की पावर m इज इक्वल टू a की पावर m के मुझे को दिया हुआ है, तो इसको मैं लिख कैसे सकता हूं। इसके बाद एक सेकंड, मुझे लगता है सेकंड क्लास स्टार्ट हो चुकी है।
we'll complete this in the next class. Okay. काफी लोग आ गए सेकंड क्लास के, तो ये जितने भी प्रूफ्स बचे हुए हैं हम इनको सबको कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में. आप यहाँ तक इतने छोड़ दीजिए, बस इसका छोटा सा प्रूफ बचा हुआ है तो वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे. ओके थैंक यू सर. चलिए. Thank you, sir. ओके बच्चा, टाटा बाय बाय.